नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने अब इन्हें अपने शासन वाले राज्यों में लागू नहीं करने की बात कही है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के शासन वाले राज्यों को कहा है कि वे इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) का प्रयोग करें। इसके तहत राज्यों की विधानसभाएं ऐसा कानून बना सकती है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र के कानून को बाईपास कर सकता है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके राज्य सरकारें इन तीनों कृषि कानूनों में एमएसपी खत्म करने और कांग्रेस शासित राज्यों में मंडियों को किनारे करने के प्रावधानों से बच सकती हैं। इससे किसानों को केंद्र सरकार के घोर अत्याचार से बचाया जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के शासन वाली सरकारें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के विकल्प पर भी विचार कर रही हैं। और इसी दौरान कांग्रेस के एक सांसद जो कि केरल से हैं, टीएन प्रतापन, उन्होंने नए कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भी दी है। तो ये लड़ाई अब क्या शक्ल लेने जा रही है? क्या राज्य केंद्र के कानूनों को बाईपास कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और साथ ही वरिष्ठ वकील देश रतन निगम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अभय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा यही प्रश्न आपसे कि क्या राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि जो केंद्र का बनाया हुआ कानून है उसको बाईपास कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा कहा गया है कि जब राज्य और केंद्र में किसी कानून को लेकर टकराव होता है तो केंद्र का कानून जो है वो लागू माना जाता है। अखिलेश जी, देखिए, पहले तो हमारा आर्ग्यूमेंट यही था कि आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल में एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, मंडियां भी स्टेट लिस्ट में है, इसलिए केंद्र सरकार अधिकार नहीं रखती कानून बनाने का। मगर ट्रेड को लेकर उन्होंने कहा कि चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है इसलिए हम कानून बना रहे हैं। याद रखिए, भूमि के उचित मुआवजे का कानून जो सभी दलों ने मिलकर पारित किया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये आर्गुमेंट दिया था कि चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हमने कहा था कि हम एक्विजिशन का कानून बना रहे हैं और किसानों को राहत देंगे। मोदी सरकार आने के बाद इसी आर्टिकल 254(2) का लाभ लेते हुए गुजरात और भाजपा शासित राज्यों ने उस भूमि के उचित मुआवजे कानून को डाइल्यूट कर दिया है। तब आज हम उसी कानून का सहारा लेकर हर संभव कोशिश करेंगे कि किसानों को राहत दी जाए। हमारा तो एक ही अनुरोध था मोदी सरकार से कि आप कर दीजिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि 23 कमोडिटी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार जारी करती है, मगर 6% भी कुल उनकी उपज का। हम उस सवाल पर आएंगे अभय जी, एमएसपी के सवाल पर हम आएंगे। अभी फिलहाल हम कानून की बात कर रहे हैं। हम देश रतन निगम जी के पास चलना चाहेंगे। आपसे यही सवाल कि क्या राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो केंद्र सरकार के कानून को उलट सके, उनको बाईपास कर सके? देखिए, अनुच्छेद 254 का अगर पहला हिस्सा देखें, पार्ट जो है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर राज्य के द्वारा बनाया कानून और संसद के द्वारा बनाए कानून में कोई विरोधाभास है तो संसद का कानून ही प्रिवेल करेगा जी। लेकिन उसका दूसरा भाग ये कहता है कि अगर राज्य सरकारें अगर कोई कानून बनाती हैं तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। उसको कंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के पास या तो वो खुद मंगा लें या उसको भेजा जाए, तो वो उसकी स्वीकृति मिलने के बाद तो इससे बड़ा साफ जाहिर हो जाता है कि अगर ये कानून बना सकते हैं तो सड़कों पे क्यों उतरे। आप बनाइए सीधे कानून और कंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। शायद उन्हें इस बात की आशंका हो या अंदेशा हो कि राष्ट्रपति इसको मंजूरी नहीं देंगे। देखिए, हो भी सकता है दे दे, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट को भी रेफर कर दे इस बात को, ऐसे जैसे केरला एजुकेशन बिल भी रेफर हुआ था इसी तरीके से। तो इस तरह का है। तो यहाँ पे राजनीति ज्यादा हो रही है। कुछ आम आदमी की नजर से अगर देखा जाए तो इस बिल में कुछ ऐसा तो है जिससे कि राजनीतिक पार्टियों को कुछ लग रहा है कि उनकी बची कुची जमीन है जो पैरों के तले खिसक रही है। राजनीतिक बातों पर हम बाद में बात करेंगे देशरतन जी। फिलहाल मैं कानूनी और संवैधानिक दायरे पर ही बातचीत करना चाहता हूं। मैं अभय जी के पास चलूंगा। अभय जी, आपकी जो सरकार है राजस्थान में, उसने एक रास्ता निकाल लिया। जब जून में ये ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया और जितने भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, दूसरे जो गोडाउन है, सब कुछ उनको उन्होंने मंडी के क्षेत्र में ले लिया। तो उन्होंने एक तरह से बाईपास करके रास्ता निकाल लिया कि अगर ये केंद्र का कानून कहता है कि मंडी के बाहर राज्य सरकार टैक्स नहीं ले सकती है, तो उन्होंने सारे राज्य को ही मंडी बना दिया। क्या आप जानते, आपको लगता है कि ये एक ऐसा रास्ता है जो बाकी राज्यों में भी लागू करके आप इसकी तोड़ निकाल सकते हैं? नहीं अखिलेश जी, देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं।
हमने जब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब मैंने स्वयं ने हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की थी और हम चाहते थे कि जो समर्थन मूल्य है कम से कम उसको कोई वैधानिक स्वरूप हम दे दें। मगर राज्यों के साथ एक जरूर बाध्यता है कि ये बात निकल कर आई थी कि समर्थन मूल्य को अगर एक राज्य सिर्फ अनिवार्य करता है तो दूसरे राज्यों के व्यापारियों के पास स्टेट का व्यापार चला जाता है, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है। इस कानूनी दृष्टिकोण से अगर नहीं देखें, किसानों के हित में अगर देखें तो व्यापक रूप से समूचे राष्ट्र में वो प्रावधान किया जाना चाहिए। मगर आपने फिर भी ठीक कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के पास इस तरीके से बहुत से उपाय हैं। जैसे मैंने कहा, यही आर्टिकल 252 का लाभ लेते हुए भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार के कानून को अमेंड कर दिया और उस समय भी जयराम रमेश जी ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी इस संदर्भित विषय पर। तो मुझे लगता है हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। ठीक है देशरतन जी, ये विकल्प भी वो कह रहे हैं कि खुला हुआ है कि पूरे राज्य को मंडी बना दे। राजस्थान कर चुका है, पंजाब कह रहा है कि हम भी ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसको भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसको केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकती है। तो इसमें आपको लगता है कि एक टकराव जो है बढ़ेगा? देखिए, जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, दूसरी तरफ एक लेजिस्लेटिव एक्ट होता है, तो लेजिस्लेटिव एक्ट प्रिवेल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं प्रिवेल करता। अगर चैलेंज होगा कहीं तो मेरे ख्याल से इस पर कोर्ट संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि जो एक्ट होता है उसकी जो सैंक्टिटी है वो ज्यादा होती है बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की। तो ये कानून है, इस तरह का हमारा लीगल जूरिस्प्रूडेंस कहता है। दूसरा, अगर सारे राज्य को अगर आप मंडी बना भी देते हैं तो ये जो नए बिल है इनके बहुत फायदे हैं। इसमें वो राज्य के बाहर भी बेच सकता है, इसमें मंडी अगर बनाएंगे राज्य में तो राज्य के अंदर ही बेच पाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं भी किसी को बेचना और दलाल खत्म करना बीच में से, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसको अपने वाजिब दाम मिलेंगे और फाइनली जो कंज्यूमर है उनको भी सही दाम पे ही चीजें मिलेंगी। तो और एमएसपी कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, अभय जी के पास आना चाहूंगा। अभय जी, वो फायदे गिना रहे हैं देश रत्न निगम के, इसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर हम सियासत की अगर बात करें तो ये बिल्कुल साफ है कि आप भी जानते हैं कि केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होगा तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में और अगर लॉ में अगर टकराव होगा तो लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो मतलब साफ है कि आपकी जो मंशा है वो ज्यादा करके एक तरह की सियासत करने की। आप जानते हैं कि हश्र क्या होने वाला है। कोई टकराव नहीं है। एग्रीकल्चर और मंडी, जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल में एंट्री 14 और 28 में राज्य का अधिकार है। हम अधिकार रखते हैं उस पर कानून बनाने के लिए और बनाएंगे। जो बात ये कह रहे हैं, लेकिन व्यापार और वाणिज्य तो केंद्र के खाते में आता है ना सर। जी जी, कॉन्करेंटली सुन लीजिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। ये बहुत बार सुन लिया मैंने कि एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में बेचेगा। 86% किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, 2 से 5 एकड़ जमीन है। वो 15,000 रुपए की फसल अपने खुद के जिले से बाहर ले जाकर बेचने की हैसियत नहीं रखता। तो फिर ये हैसियत कौन रखेगा? जिसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी, वो संग्रहित करेंगे। और प्राइजेस क्रैश कराने का एक पुराना ट्रेंड है। आपने देखा 2015 में 2,30,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया दाल में। ये क्या करते हैं कि संग्रहित करते हैं, ऐसे समय बाजार में उतार देते हैं जब फसलें किसान की आने वाली होती है। और ये मैं अकेला आरोप नहीं लगा रहा हूं। सीएसीपी ने मोदी सरकार के कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने खुद मोदी सरकार पर आरोप लगाया। रबी की 2020-21 की रिपोर्ट उठाकर देख लो। उन्होंने कहा सरकार दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतार देती जब फसल उनकी आने वाली होती है और प्राइसेस। आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। हमारे पास सरकार की ओर से कोई है नहीं इनका जवाब देने के लिए। लेकिन निगम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जो बातें कही जाती हैं कि जो आपत्तियां हैं कि सरकार एक तरह से दखल दे रही है, किसानों को विकल्प देने की बात की जा रही है, लेकिन उनको आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हो और इसी कारण किसानों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ये किसान विरोधी प्रावधान है इस बिल के अंदर। तो इसका क्या जवाब है कि क्या वाकई किसानों को इससे फायदा मिलेगा भी, या सिर्फ एक तरह का वो सुधार बनकर के रह जाएगा जो जमीन पर लागू हो ही नहीं सकता? देखिए, एमएसपी के बारे में सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी और फौरन उन्होंने प्राइसेस भी कुछ डिक्लेयर कर दिए इमीडिएटली, जो इसके फौरन बाद कानून पास होने के बाद। तो एमएसपी को तो वही रहना है। और दूसरा जो आइटम 33 है कंकरेंट लिस्ट का, उसमें साफ आपने जैसा बोला वाणिज्य और व्यापार जो आपका उसमें आता है तो वो ट्रेड के तहत लाए हैं। उन्होंने 246 में जो स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर उसको टच नहीं किया है। उन्होंने दलालों को ट्रेड और व्यापार में जो दलाल है उनको हटाने की कोशिश करी है, जिससे कि लेकिन निगम सर एक बात आप क्या नहीं मानते हैं कि ये टकराव को बढ़ाएगा? जो हमारा संघीय ढांचा उसके साथ एक तरह की छेड़छाड़ है, खिलवाड़ है, क्योंकि ये कानून लाने से पहले, ऑर्डिनेंस लाने से पहले सरकार ने राज्यों से बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। देखिए, इसमें जैसे एमएसपी है, एमएसपी जब ये डिक्लेयर करती है सरकार
तो वो भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वो इंसेंटिव देती है। इसी तरह का इंसेंटिव इसमें भी लाए हैं। तो बहुत सारे जैसे वाणिज्य व्यापार से संबंधित केंद्र के जो कानून है वो हमेशा से लागू होते रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो एपीएमसी एक्ट आया हो जो बहुत सारे राज्यों ने माना, केरला और मणिपुर ने नहीं माना। तो इसी तरह इनके ऊपर भी है। लेकिन ये अगर नहीं मानेंगे तो ये जो गैर भाजपा सरकारें हैं, जैसे कांग्रेस की सरकार है, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगी। इनको ये नहीं लग रहा है कि किसान इन्हीं के खिलाफ जाएंगे। इनको जो जमीन खिसकती नीचे नजर आ रही है उससे ये छटपटाए हुए हैं। ठीक है अभय जी, तो आप ये जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों को तो इससे फायदा हो रहा है, आप उनको बरगला रहे हैं, आप उनको मिसलीड कर रहे हैं, आप उनको गुमराह कर रहे हैं। अच्छा अखिलेश जी, एक बात बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एकमात्र समाधान है कि आप समर्थन मूल्य जो जारी करते हैं उसको इस विधान में लिख दीजिए, इस तो कानून आपकी में लिख सरकारें दीजिए, थी, आपने तो क्यों नहीं किया? क्या ये अगर ये सवाल का जवाब अगर आप दे दें कि आपकी सरकारें थी तो आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो कि हर साल होता है, परिस्थितियां देख करके किस तरह की फसल होनी है उसके हिसाब से तय होता है। बिल्कुल नहीं, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है न्यूनतम, अधिकतम नहीं। तो ये इनपुट कॉस्ट निकाली जाती। अभी तो बहुत बड़ी धृष्टता कर दी जो किसी ने इसको टेकअप नहीं किया। मोदी सरकार ने अभी जो रबी फसल की एमएसपी जारी की है उसमें इनपुट कॉस्ट हूबहू वो का वो लेके चिपका दिया जो पिछले साल था, क्योंकि इनको ये दर्शाना था कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात यह 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। नाबार्ड की खुद वही रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में सबसे बदतर स्थिति, सबसे कम आय बिहार के किसान। तो ये फ्लैट करता है प्रधानमंत्री जी, आपके पास एक पायलट प्रोजेक्ट है, आप उससे सीख लीजिए। सिर्फ एक समाधान है इसका कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस कानून में रख दीजिए, आप सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो ये एक बहस है और जो चलती भी रहेगी आगे। अभय जी, बात ये हो रही कि जो कानून में प्रावधान है उन पर चर्चा कम हो रही है, जो प्रावधान नहीं है उस पर चर्चा सबसे ज्यादा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी, और देश रत्न निगम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभी फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस वीडियो में वो धमकी दे रहे हैं कि पत्नी उनके निजी मामलों के बीच में ना आए। डीजी शर्मा की किसी महिला मित्र को लेकर पत्नी से विवाद हुआ, फिर नौबत मारपीट तक आ गई। पहले पत्नी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, फिर मारपीट की। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो खींचकर थप्पड़ भी जड़ दिया। वहां मौजूद स्टाफ ने उनकी पत्नी को संभाला। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा जब साइबर सेल और एसटीएफ के स्पेशल डीजी थे तो उस वक्त उनका नाम हनी ट्रैप में भी आया था। बताया जा रहा है कि उनके आईआरएस बेटे ने इस वीडियो के साथ गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी से शिकायत की है। बेटा पहले भी अपने पिता की कई बार शिकायत कर चुका है। फिलहाल ये वीडियो सामने आने पर स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को ड्यूटी से हटा दिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा ने वीडियो में खुद के होने की बात स्वीकार की है। अपने बयान में कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच का पारिवारिक मामला है जिसे सुलझा लिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।